हर साल मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे महानगरों में नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। लेकिन जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है, खबरें आने लगती हैं कि शहर में लबालब पानी भर गया है। तो आखिर ये पानी भर क्यों रहा है? सवाल उठते हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि शहरों को सीमेंट का जंगल बनाते जा रहे हैं? आखिर बड़ी बात है क्या और इसका समाधान क्या है? और ऐसा क्या है जो हमारे पूर्वजों ने 4000 साल पहले हमें बता दिया था, जो हम नहीं कर पा रहे हैं? सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मानसून की बारिश अभी हाल ही में आई और बड़े बड़े शहरों में जैसे वह पहुंची, तो कुछ ही घंटों में खबर आती है कि रिहायशी इलाकों में, बड़ी बड़ी सड़कों में पानी भर गया। तो ऐसे में सवाल उठे कि इतने पैसे जो खर्च हुए हैं, हम उसके बावजूद इस पानी की व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो यहां पे सवाल यह बना कि शहरीकरण प्राकृतिक जल प्रवाह को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ कई गुना बढ़ गया है। अब इसका मतलब क्या है? चलिए दो बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात कि 8 गुना पीक फ्लड लेवल में वृद्धि हुई है, यानी कि कुछ ही घंटों की बारिश में अब होता यही कि कई एमएम की बारिश हो गई। जैसे ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश अब तेज भी होती है, भले बहुत लंबे समय तक के लिए ना हो, लेकिन थोड़े समय बहुत तेजी से होगी। तो कुछ घंटों की बारिश में कुछ ज्यादा एमएम की बारिश हुई, तो 8 गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। कैसी वृद्धि है? पीक फ्लड की, कि गांवों की तुलना में जितना पानी भर सकता था, शहरों में उससे 8 गुना ज्यादा पानी भरा। और बाढ़ की मात्रा में वृद्धि 6 गुना हुई। इसका मतलब यह हुआ कि बाढ़ का मतलब यह है कि पानी जो बह रहा है, तो बह के जो पानी निकला शहरों से, वो गांवों से बहने वाले पानी की तुलना में 6 गुना ज्यादा है बारिश के मौसम में। यानी कि शहर पानी को सोख ही नहीं पा रहे हैं, और ना तो ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा है। दोनों समस्या है। अब यहां पे बनती है बात कि आखिर कारण क्या है? तो 3 कारणों में से पहला कारण है औपनिवेशिक क्षमता की कमी। अब देखिए, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, वो उस समय के हैं जब 19वीं सदी में उन्हें डिजाइन किया गया था। जैसे हम मुंबई की बात करें तो वहां का ड्रेनेज जो नेटवर्क है बहुत पुराना है, और वो उस समय की जलवायु, उस समय के मौसम के पैटर्न और उस समय की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बना था, जो 25 एमएम प्रति घंटे बारिश को झेलने के लिए बना है। लेकिन अभी तो 100 एमएम तक की प्रति घंटे में हो जाती है। तो ये 4 गुना ज्यादा बारिश होगी, तो वो पानी तो फिर सड़कों पे ही आएगा, और सड़कों पे आएगा तो क्या वो सीमेंट की सड़कें उस पानी को सोख पाएंगी? नहीं सोख पाएंगी। और दूसरा, पुराना ब्लूप्रिंट, दिल्ली और पुणे के पुराने सेक्टरों की ड्रेनेज योजना दशकों पुरानी जनसंख्या पर आधारित है। सीधी सी बात है कि जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है, तो एक आकलन लगाया जाता है कि इतनी आबादी के हिसाब से इतने पानी को हमें ड्रेन करना होगा। तो ऐसे में वो अब काफी पुराना हो गया है। और तीसरा, क्लाउड बस्ट जैसी घटना। मैंने क्या कहा कि कुछ ही घंटों में 100 एमएम से ज्यादा बारिश हो जाती है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ज्यादा बारिश, इस प्रकार की बारिश का होना, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रही है। अब अगली कारण में आते हैं, तो कंक्रीटीकरण का जाल। हमने कहा कि जब कंक्रीट होगा, सीमेंट के रास्ते बनेंगे, तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन जीरो होगा। तो 90% जीरो इन्फिल्ट्रेशन शहरों में है। कंक्रीट की सड़कें हैं, पानी जमीन के नीचे जा ही नहीं पा रहा, तो 90% पानी सीधे सतहों पर बना रहता है। जो थोड़ा बहुत कहीं पे पानी जा पाया तो जा पाया। 33% घटता हरित क्षेत्र। अब सीधी सी बात है कि 33% हम एक आदर्श स्थिति मानते हैं किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र का 33% क्या होना चाहिए? हरित क्षेत्र होना चाहिए। एक बड़ी आदर्श स्थिति है, लेकिन हम उससे काफी कम में हैं। पुणे और गुरुग्राम में तो इतना ज्यादा हम काफी नीचे जा चुके हैं, इतने ज्यादा वहां पे शहरीकरण हो चुका है दिल्ली एनसीआर में, कि वहां पे हमें दिखती ही नहीं ग्रीनरी। कई ऐसे एरिया है जहां पे पेड़ बहुत दूरी पे होंगे, एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ नहीं है। अब वो बारिश के मौसम में क्या करते हैं पेड़? वो बहुत सारा पानी नीचे लेके जाते हैं जमीन में, जड़ों के माध्यम से। तो अब ऐसे में इसका उपाय भी इन्हीं से निकलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। अब गायब कैचमेंट झीलें। देखिए, शहरों में वेटलैंड बहुत हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन वो बहुत कम बचे हैं। क्यों? क्योंकि सब पट गए हैं। ना तो तालाब गांव में बच रहे हैं, ना तो शहरों में वेटलैंड बच रहे हैं। और जो शहर हैं वहां भी तालाब हुआ करते थे, आउटर एरिया में, कहीं बीच में। लेकिन अब क्या है कि जमीन जो है एक संपत्ति का बहुत बड़ा साधन है, और वो जो है वहां पे कुछ ना कुछ निर्माण कार्य जारी है, जैसे मैंने कहा। तो बच ही नहीं रहे हैं, तो रिटेंशन हम कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद अगली बात आती है बिखरा हुआ प्रशासन। जैसे कि होता यह है, हम सड़कों का उदाहरण लें, तो मान लीजिए कि कोई सड़क बनी, बहुत बड़ी सड़क बनी। अब उस सड़क
के साथ में एक ड्रेनेज सिस्टम भी है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम में कौन ध्यान देगा? नगर निगम देगा, विकास प्राधिकरण देगा, राज्य पीडब्ल्यूडी देगी, राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी देगी। आखिर कौन वहां पे ध्यान देगा? तो बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसकी जिम्मेदारी उस ड्रेनेज सिस्टम के लिए है। तो 4 अलग अलग एजेंसियों का जब नियंत्रण रहेगा एक ड्रेनेज लाइन के लिए, तो एक सही, हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बना तो सीधी सी बात है, नुकसान तो होगा ही। तो सड़कें चौड़ी होती हैं पर ड्रेनेज आउटलेट अपग्रेड नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे पर चली जाती है। और उसके बाद ऐसे में क्या होगा कि एक जो सीवर का नेटवर्क है, अन्य वाटर का नेटवर्क है, वो भी हम देखते हैं कि एक साथ आ जाता है। आमतौर पर क्या होता है, आपने कई शहरों में देखा होगा कि जब मानसून आने वाला होता है, बारिश आने वाली होती है, उसके पहले नालियों की सफाई होती है, क्योंकि जो कचरा होता है उन्हीं नालियों में जमा होते जाता है। और ये रहता है कि जब भारी बारिश होगी तो वो नालियां चौक हो जाएंगी, पानी नहीं निकल पाएगा। तो आपने कई बार देखा होगा सड़क किनारे कचरे को उठा के निकाल के रख दिया जाता है, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम ही उतना नहीं है। जैसे हमने कहा कि 4 गुना ज्यादा बारिश होगी जितनी उसकी क्षमता है, तो वो भी काम उतना नहीं आएगा। लेकिन अगर वो भी जितना आ सकता था उतना भी नहीं आ पाया, तब तो और दिक्कत है। इसी वजह से ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, साफ सफाई। अब अगली बात आती है समाधान क्या है? तो समाधान है स्पंज सिटी मॉडल। चीन में इस मॉडल पर पहली बार चर्चा हुई, स्पंज सिटी मॉडल में, जो बारिश का पानी सोखे, रोके और धीरे धीरे छोड़े। जैसे स्पंज होता है, स्पंज में पानी रुक गया, सोख लिया, अब वो धीरे धीरे पानी को छोड़ता है, एक साथ नहीं छोड़ता है। वैसे ही शहर हो सकते हैं, लेकिन शहर कैसे हो सकते हैं इसको समझना होगा। देखिए, पुराने मॉडल में पानी को जल्दी जल्दी पाइप से बाहर निकालने का प्लान हुआ करता था। पहले होता था कि शहर में अच्छा पानी भरेगा, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत कर दो, सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन यह है कि अभी ड्रेनेज सिस्टम सफिशिएंट ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें उस शहर को सीमेंट का जंगल नहीं बनाना है, तो पानी को पहले सोखो, रोको, फिर धीरे धीरे निकलने दो। ये कैसे होगा? इसके लिए हमें कई चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि हरे भरे पार्क और वेटलैंड बनाने होंगे। कई वेटलैंड जो हैं उन्हें और बेहतर करना होगा, पार्कों की संख्या बढ़ानी होगी। ये अपने आप में एक प्राकृतिक कटोरे हैं पानी के, जो पानी को रोकेंगे और उस जमीन का भूजल स्तर भी बढ़ेगा। फिर परमिएबल फुटपाथ। कई ऐसे शहर हैं दुनिया में जहां के फुटपाथ में क्या होगा, छिद्र हैं, छेद हैं बहुत सारे छोटे छोटे, और वो फुटपाथ से पानी सीधे जमीन में पानी रिसता रहता है। तो ये इस प्रकार के फुटपाथ हमारे देश में भी होने चाहिए। हमारे देश में अभी तो फुटपाथ भी बहुत कम है। अब रेन गार्डन व बायोस्फीयर। अब देखिए, होता ये कि जब हम रेन गार्डन बनाएं, सड़क किनारे हरे भरे पैच हों, पौधों की जड़ें हों, तो सड़कों के किनारे वो जो जड़ें हैं, बड़े बड़े पेड़ रहेंगे, तो वो सब क्या कर रहे हैं, पानी, हमें देख रहे हैं कि हमें लगता है बस पानी की कुछ बूंदे ही पत्तों में लगी हुई हैं, तो वो उतना ही नहीं है, वो जड़ें पानी लेके जा रही हैं जमीन के नीचे। और उसके बाद ही ग्रीन रूफ, जैसे हमारे घर हैं, बड़े बड़े टाउनशिप हैं, कॉलोनियां हैं, शहर में तो इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इतनी बिल्डिंग्स हैं, हर जगह छतों पर मिट्टी पौधे हों, बारिश सीधे नीचे गिरने से पहले उन मिट्टी के पौधों के साथ उन मिट्टी में पहुंचती रहे। तो हम बहुत सारा पानी इस प्रकार से देखें तो हमने रोक लिया है, सोख लिया है, छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें एक शहर को स्पंज बनाती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे 2014 के आसपास, लगभग 14 के आसपास शहरों में, चीन में यह बात हुई कि स्पंज सिटी बनाएंगे। भारत में स्पंज सिटी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, एक खास जमीन पे, कुछ साउथ की खास एरिया में प्रयास चल रहे हैं। उसके अलावा मुंबई के लिए कहा जाता है कि मुंबई में भी वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। वो बहुत सारी जो जरूरतें हैं, ये सारी चीजें पूरी करने में काम कर सकती है। लेकिन अब भारत में शुरुआत की मैं जो बात करूं तो ये याद रखिएगा, पोरूर मॉडल है, चेन्नई का है, और ये 16 एकड़ में फैला वेटलैंड आधारित स्पंज पार्क है। और इसको देखा जा रहा है कि आखिर कैसे ये काम करेगा। तो 90% स्पाम वाटर रन ऑफ मैनेज कर रहा है और 3 करोड़ प्लस लीटर पानी स्टोर करने में अभी ये सक्षम है। 16 एकड़ का एक वेटलैंड है, लेकिन पूरा शहर तो वेटलैंड नहीं हो सकता, लेकिन एक वेटलैंड किस स्तर पे जाके पानी को रोकने में, सोखने में मदद कर सकता है, उसके लिए अपने आप में एक शोध का विषय ये बना हुआ है। और इसी के आसपास कैसे जब कुछ शहर होंगे, कुछ एरिया होगा, वो विकसित हो रहा होगा, तो ये उनकी कैसी मदद करेगा, ये भी मदद मिलेगी। यानी कि एक शहर में ना सिर्फ एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, बल्कि उसे स्पंज बनाने वाली वो सारी चीजें होनी चाहिए, जो पेड़ हो सकते हैं, वेटलैंड्स हो सकते हैं, ग्रीनरी हो सकती है, वो सारी चीजें। चलिए, अब उसके बाद बात आती है, मैंने कहा था कि 4000 साल पहले हम ये चीज समझ चुके थे, हमारे पूर्वज समझ चुके थे, जो हम भूल कर रहे हैं। यानी कि
वो मास्टर प्लान से चलते थे। हर घर की जो नाली है वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई है वहां पे। तो यहाँ पे आज की डेट में देखें तो अवैध कॉलोनियां शहरों में बनती हैं, और वो जब अवैध कॉलोनियां बनती हैं तो ऐसे कई घर हैं, कई मोहल्ले हैं जो कि ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े ही नहीं हैं, उनका पानी सीधे घरों से निकल के कहीं सड़कों पे जा रहा है। तो वो फिर सीधी सी बात है नुकसानदायक है। तो सुनियोजित ग्रिड सिस्टम है वो सिंधु घाटी सभ्यता में दिखता है, हर घर की नाली सीधे मुख्य नाली से थी, लेकिन हमारे यहाँ वो कमी आज दिखती है, आज जबकि हम उनसे कहीं साल आगे हैं। फिर हर घर की जो कनेक्टिविटी है, स्नान घर का पानी दीवार के छेद से सीधे सड़क की नाली में जाता था, हाउस टू मेन कनेक्शन था, और यानी कि ढकी हुई जो नालियां थी वो थी। आज हम देखें तो नालियां खुली हुई हैं, वो भी एक चिंता की विषय रहता है, लेकिन उस जमाने में ढकी हुई थी और गुरुत्व आधारित ढलान थी, यानी कि इस प्रकार से नालियों को बनाया गया था कि गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से वो नालियों का पानी आगे बढ़ता रहता था। तो गुरुत्वाकर्षण की क्षमता का उपयोग करना वो हमसे बेहतर समझ रहे थे, या हम समझते तो है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं, और हमारे ये उदाहरण हमारे ही हैं, इतिहास के हैं। चलिए, सारी बातों को अगर हम समझ चुके हैं तो एक अंतर समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ड्रेनेज शहर योजना का अभिन्न हिस्सा था। आधुनिक भारतीय शहर में ड्रेनेज बाद में जोड़ा गया, सब कुछ बिखरा हुआ सा है। एक समान गुरुत्व आधारित ढलान का उपयोग किया गया। यहाँ पे असमान है, टूटी फूटी पाइपलाइन भी दिखती है, हर घर सीधे मुख्य नाली से जुड़ा था, अवैध निर्माण से नालियां बाधित हुई हैं शहरों में, और नियमित सफाई के लिए मैनहोल थे, और कचरे मलबे से जाम अंडरग्राउंड बैंड है। यानी कि सफाई तो यहाँ भी होती है, लेकिन वहां पे एक नियमित सफाई के लिए मैनहोल बना था उस समय पे, जो दिखाता है कि वो इस बात को समझते थे कि एक ड्रेनेज सिस्टम का होना कितना जरूरी है। और खैर, अब वो तो खैर बीती बातें थी। फिलहाल के लिए बात यह है कि जो भी प्रयास किए जाने चाहिए उसके बाद स्थिति बेहतर होगी, ये उम्मीद के साथ हम ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। लेकिन आपके लिए एक सवाल है, और सवाल के पहले एक जरूरी जानकारी भी है। तो निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ते हैं कि भारी बारिश अकेली वजह नहीं है। पुरानी डिजाइन, कंक्रीटीकरण, प्रशासनिक बिखराव, ये हर साल शहरों को डुबोने की वजह बन जाते हैं। स्पंज सिटी मॉडल इसमें खास मदद कर सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें कुछ सीखने में मदद कर सकती है, और इसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि कई शहर ऐसे हैं जो स्पंज सिटी के लिए कुछ कोशिश जारी रख रहे हैं। और अंत में जो मैंने कहा था, एक खास जानकारी कि अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आईएजीएस फाउंडेशन कोर्स लाइव ऑनलाइन है, जो करोल बाग और नोएडा की क्लासेस जिसमें आपको मिलती हैं। 3 साल तक आप क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस के मिलेंगे। जीएस की कंप्लीट क्लासेस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इसमें मिलेगी। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे लिंक है, उसे ओपन करें, या फिर आप सीधे हमें कॉल करें 8750187501 पर। अब ये प्रश्न है आपके लिए, स्पंज सिटी मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मॉडल शहर से बारिश का पानी जल्द से जल्द बाहर निकालने पर जोर देता है। दूसरा, यह मॉडल हरित क्षेत्रों और वेटलैंड के जरिए बारिश के पानी को सोखने पर जोर देता है। और सी है, यह मॉडल केवल भूमिगत पाइपलाइन बढ़ाने से जुड़ा है। और डी है, इस मॉडल का प्रयोग अभी तक किसी भी भारतीय शहर में नहीं हुआ है। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।